जरा सोचिए, सुबह की शांति है, बालकनी में बैठकर चाय का आनंद लिया जा रहा है और अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। और वो शांति कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। बिल्कुल। दरवाजा खोलने पर सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा है जो हाथों में कुछ भारी भरकम कानूनी कागजात थमा देता है। उस एक पल में ना ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया पलट गई हो। अचानक से अदालत, वकील और मुकदमों का डर हावी होने लगता है। हाँ, अदालत का नाम सुनते ही अक्सर किसी भी आम नागरिक को लगता है कि वो किसी ब्लैक होल में गिर रहा है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सही कहा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम भारतीय कानूनी प्रणाली के इस सबसे डरावने हिस्से को, मतलब एक सिविल केस की पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर लोगों की धारणा होती है कि कानून बस चीजों को धीमा करता है। हाँ, या फिर बस कागजों का एक अंतहीन पहाड़ है। लेकिन आज हमारे पास लीगल इन्फॉर्मेशन, लॉ इनसाइट्स का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। और इस स्रोत का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये कि फाइलिंग से लेकर अंतिम फैसले तक का जो सफर है वो कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही तार्किक तरीके से डिजाइन की गई यात्रा है, जिसमें कुल 18 चरण होते हैं। 18 चरण? अरे बाप रे, सुनने में तो ये किसी जटिल बोर्ड गेम जैसा लग रहा है, जहाँ हर कदम के अपने सख्त नियम होते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस चर्चा का मिशन ही यही है कि कोई भी आम इंसान इन 18 स्टेप्स को बिना किसी भारी कानूनी शब्दावली के समझ सके। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 18 चरणों की जो प्रक्रिया है, ये कोई मनमानी नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो इसका हर एक कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी के भी साथ अन्याय न हो। मतलब दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। बिल्कुल, कोई भी बाद में ये करार ना कर सके कि उसे सुना नहीं गया। तो इन चरणों को सिर्फ नियमों की लिस्ट की तरह देखने के बजाय हमें इसे न्याय को सुरक्षित रखने वाली एक रणनीति के रूप में देखना चाहिए। तो क्यों ना ऐसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लें, मतलब एक असल जिंदगी का उदाहरण। हाँ, ये एक बेहतरीन विचार है। उदाहरण से चीजें ज्यादा साफ होती हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो पड़ोसी हैं, रमेश और सुरेश। अब रमेश एक दिन सुबह उठता है और देखता है कि उसके पड़ोसी सुरेश ने अपने बाउंड्री वॉल रातों रात रमेश की जमीन में 10 फुट अंदर खिसका लिया है। ओहो, ये तो बहुत ही आम समस्या है प्रॉपर्टी के मामलों में। हाँ ना? और वहां निर्माण भी शुरू करने वाला है। रमेश पहले तो बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेश साफ मना कर देता है। अब रमेश के पास अदालत जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो रमेश के अदालत का दरवाजा खटखटाने से ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहला कदम क्या होगा? तो यहीं से पूरी कानूनी प्रक्रिया की नींव रखी जाती है। रमेश का वकील सबसे पहले एक लिखित दस्तावेज तैयार करेगा। इसे कानूनी भाषा में वाद याचिका या प्लेंट कहते हैं। वाद याचिका? अच्छा, तो क्या ये बस एक सादी शिकायती चिट्ठी होती है? नहीं, ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं है। इसमें हर उस छोटी बड़ी बात का विवरण होता है जिसे लेकर विवाद है। रमेश को बहुत स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वो किस अधिकार के तहत दावा कर रहा है। मतलब उसे पूरी कहानी लिखनी होगी? हाँ, और ये भी कि सुरेश ने कैसे उस अधिकार का उल्लंघन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रमेश आखिर अदालत से चाहता क्या है। क्या उसे अपनी जमीन वापस चाहिए, या कोई आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई चाहिए, या फिर क्या उसे कोई स्टे ऑर्डर चाहिए, जिसे कानूनी भाषा में इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन मतलब अदालत से ये कहना कि बस रुक जाओ, जो जहां है वहीं रुक जाए। एकदम सटीक। इंजंक्शन अदालत का वो कह सकते हैं फ्रीज बटन है, जिसे दबाकर अदालत कहती है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो रमेश तुरंत इंजंक्शन मांगेगा ताकि सुरेश उसकी जमीन पर रातों रात कोई पक्का कमरा ना बना ले? बिल्कुल। अदालत की ये शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि सुनवाई के दौरान ही विवादित संपत्ति का स्वरूप ना बदल जाए या वो नष्ट ना हो जाए। मैं समझ गई। यानी ये जो प्लेंट या वाद याचिका है, ये इस पूरी लड़ाई का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन क्या रमेश सिर्फ ये ब्लूप्रिंट लेकर कोर्ट में जमा कर देगा और बस मामला शुरू? में इतना आसान नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसमें कोर्ट फीस और बहुत सारे दस्तावेजों का भी काम होता है। और एक चीज जिसका विशेष जिक्र किया गया है वो है वेरिफिकेशन क्लॉज। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। ये वेरिफिकेशन क्लॉज इस शुरुआती चरण का इतना क्रिटिकल हिस्सा क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने भी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और अदालत का समय बर्बाद करना शुरू कर दिया।
रमेश को अपनी प्लेंट के अंत में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है। अच्छा, कि जो भी लिखा है वो सच है। जी, वो ये प्रमाणित करता है कि उसने जो भी बातें लिखी हैं वे उसकी जानकारी में पूरी तरह सत्य हैं। लेकिन लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं ना। मतलब ओक हस्ताक्षर कर देने भर से किसी को झूठ बोलने से कैसे रोका जा सकता है? और यहीं पर कानून का असली डर काम करता है। अगर कोई व्यक्ति इस वेरिफिकेशन क्लॉज पर हस्ताक्षर करने के बाद अदालत में झूठ बोलता हुआ पाया जाता है तो क्या उसे सजा हो सकती है? बिल्कुल, उस पर परजरी यानी अदालत के सामने झूठा साक्ष्य देने का क्रिमिनल केस चल सकता है। यह हस्ताक्षर उस व्यक्ति को व्यक्तिगत और कानूनी रूप से जवाबदेह बना देता है। ओह, तो ये बिना किसी आधार के दूसरों को परेशान करने वाले झूठे मुकदमों पर एक बहुत बड़ी रोक है। सही कहा। इसके साथ ही रमेश को विवादित संपत्ति के कागजात, अपनी पहचान के प्रमाण और विवाद की राशि के अनुसार एक तय कोर्ट फीस भी जमा करनी होगी। तो जब ये सारे दस्तावेज जमा हो जाते हैं तो क्या ये सीधे जज की टेबल पर जाते हैं? मुझे लगता है जजों को तो बहुत सारा कागजी काम खुद देखना पड़ता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जज के पास जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्टर होता है, कोर्ट का रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार, तो इनका काम क्या होता है? रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करता है कि रमेश की फाइल में कोई प्रक्रियात्मक गलती ना हो। मतलब, क्या कोर्ट फीस सही दी गई है, क्या सारे पन्नों पर सही जगह हस्ताक्षर हैं। अच्छा, तो वो बस बेसिक चेकिंग करते हैं। हाँ, और ये भी कि क्या उस कोर्ट का क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन सही है। अगर फाइल में कोई कमी होती है तो रजिस्ट्रार रमेश के वकील को उसे सुधारने का मौका देता है। ये तो काफी तार्किक है। मतलब जज का समय बहुत कीमती होता है और अगर वो बैठकर ये चेक करने लगे कि किस पन्ने पर साइन छूटा है तो न्याय प्रणाली तो और भी धीमी हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब रजिस्ट्रार हरी झंडी दे देता है तब रमेश के केस को एक नंबर मिल जाता है। अब केस रजिस्टर हो गया है। लेकिन एक सेकंड, सुरेश को कैसे पता चलेगा कि रमेश ने उस पर केस कर दिया है? कोर्ट में तो सुनवाई गुपचुप तरीके से नहीं हो सकती ना। एकदम सही सवाल। न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत यही है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी फैसला उसका पक्ष सुने बिना नहीं दिया जा सकता। हाँ, उसे भी तो पता होना चाहिए ना। इसलिए कोर्ट प्रतिवादी यानी सुरेश को एक नोटिस भेजता है। इसे समन कहा जाता है। इसमें रमेश की वाद याचिका की एक कॉपी भी लगी होती है और सुरेश को बताया जाता है कि उसे फला तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। तो ये समन कौन लेकर जाता है? कोई पुलिस वाला? नहीं, ये समन कोर्ट के एक अधिकारी द्वारा ले जाया जाता है जिसे बेलीफ कहते हैं। अच्छा, तो बेलिफ ही वो अनजान व्यक्ति है जो सुबह सुबह वो भारी कागजात लेकर दरवाजे पर आता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल, वही बेलीफ है। लेकिन मान लीजिए सुरेश बहुत चालाक है। वो बेलिफ को देखकर दरवाजा ही नहीं खोलता। उसे लगता है कि अगर वो समन लेगा ही नहीं तो उस पर केस शुरू ही नहीं हो पाएगा। वो बस छिपने की कोशिश करता है। तब क्या होगा? सुरेश की ये चालाकी ज्यादा दिन काम नहीं आएगी। कानून ने ऐसी स्थितियों के लिए पहले से ही बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वो कैसे? अगर बेलिफ बार बार जाता है और सुरेश जानबूझकर समन लेने से बच रहा है तो कोर्ट सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का आदेश दे सकता है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समन तामील करने का कोई वैकल्पिक तरीका अपनाना। और सबसे आम तरीका है उस इलाके के किसी प्रमुख स्थानीय अखबार में समन को प्रकाशित करवा देना। अरे वाह, ये तो ऐसा है कि किसी को पार्टी का निमंत्रण देना है और वो बंद कमरे में बैठकर लेने से इनकार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो कोर्ट ने पूरे मोहल्ले में लाउडस्पीकर पर उसका नाम पुकारकर निमंत्रण पढ़ दिया। अब वो ये बहाना नहीं बना सकता कि उसे कुछ पता ही नहीं था। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। कानूनी रूप से अखबार में समन प्रकाशित होने का मतलब है कि सूचना दे दी गई है, चाहे उसने वो अखबार पढ़ा हो या नहीं। बिल्कुल। एक बार विज्ञापन छप गया तो कानून ये मान लेता है कि सुरेश को मामले की जानकारी मिल गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि न्याय की गाड़ी किसी एक व्यक्ति की जिद या छिपने की चालाकी की वजह से रुक न जाए। कोई भी सिर्फ छिपकर पूरी प्रक्रिया को बंधक नहीं बना सकता। तो अब जब पूरे शहर के सामने घोषणा हो चुकी है तो सुरेश को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। जी हाँ, अब उसे कोर्ट में जवाब देना होगा। स्रोत बताता है कि इसके लिए सुरेश को एक लिखित उत्तर या रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना होता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। इस उत्तर को दाखिल करने के लिए सुरेश को 30 दिन का समय दिया जाता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। 90 दिन? हाँ, 90 दिन तक है। तो क्या इतने लंबे समय की मोहलत देना ही इसका एक कारण नहीं है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। 90 दिन का समय देखने में लंबा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, सुरेश को रमेश के हर एक आरोप का अध्ययन करना है, अपने बचाव के लिए दस्तावेज जुटाने हैं और कानूनी सलाह लेनी है।
कई बार पुराने रिकॉर्ड, नक्शे या सरकारी दस्तावेज निकालने में हफ्तों लग जाते हैं। अच्छा, सरकारी दफ्तरों से पेपर निकालना आसान तो नहीं होता। बिल्कुल। अगर कोर्ट उसे तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर करेगा तो हो सकता है कि सुरेश अपना बचाव ठीक से न कर पाए। और न्याय का सिद्धांत कहता है कि जल्दबाजी में किया गया न्याय अन्याय के समान होता है। अदालत सुरेश को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहती है। मैं समझ रही हूँ। तो इस लिखित उत्तर में सुरेश क्या करेगा? क्या वो सिर्फ ये कहेगा कि रमेश झूठ बोल रहा है, मैंने कोई जमीन नहीं ली? वो आरोपों से इनकार तो करेगा ही, लेकिन उसके पास एक और बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार होता है, जिसे प्रतिदावा या काउंटर क्लेम कहते हैं। काउंटर क्लेम मतलब उल्टा वार? जी हाँ। सुरेश कह सकता है कि मैंने रमेश की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि रमेश ने ही मेरी पुरानी बाउंड्री वॉल तोड़कर मुझे 50,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। बाप रे, ये तो पूरी तरह से खेल पलटने वाली बात हो गई। मतलब रमेश गया था शिकायत लेकर और अब वो खुद कटघरे में खड़ा है। बिल्कुल। इस तरह सुरेश न केवल अपना बचाव कर रहा है, बल्कि वो रमेश पर पलटवार भी कर रहा है। वो कोर्ट से कहता है कि उल्टा रमेश को ही उसे मुआवजा देना चाहिए। तो अब रमेश को भी इस नई शिकायत का जवाब देना होगा। मैंने स्रोत में पढ़ा था कि इसके लिए रेप्लिकेशन या वादी के प्रत्युत्तर का जिक्र है। हाँ, रमेश अब सुरेश के प्रति दावे पर अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। रमेश ने शिकायत की, सुरेश ने जवाब दिया और पलटवार किया। रमेश ने फिर उसका जवाब दिया। क्या ये दोनों ऐसे ही हमेशा एक दूसरे पर कागजों के पहाड़ नहीं फेंकते रहेंगे? यही तो बात है। ये सिलसिला कभी खत्म कैसे होता है? हाँ, ये बहुत ही तीखा अवलोकन है आपका। अगर दोनों पक्षों को ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करने छोड़ दिया जाए तो मामला सालों साल सिर्फ कागजों में ही उलझा रहेगा। और यहीं पर अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है मुद्दों का निर्धारण या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल बॉटलनेक है। ये वो फिल्टर है जो केस की असली दिशा तय करता है। जब दोनों पक्षों की कागजी बहस पूरी हो जाती है तो जज उन सभी दस्तावेजों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। अच्छा, तो जज खुद पढ़ते हैं सब कुछ? बहुत ही तसल्ली से। जी, रमेश अपनी कहानी बता रहा है, सुरेश अपनी कहानी बता रहा है। इन कहानियों में बहुत सारा भावनात्मक शोर होता है, पुरानी रंजिशें होती हैं। हाँ, जैसे सुरेश कहेगा कि रमेश हमेशा उससे जलता था, या रमेश कहेगा कि सुरेश बचपन से ही खराब है। बिल्कुल। तो जज का काम है उस सारे भावनात्मक कचरे को किनारे करना और केवल उन विशुद्ध कानूनी और तथ्यात्मक सवालों को खोजना जिन पर दोनों पक्ष असहमत हैं और जिन पर अदालत को फैसला सुनाना है। ओह, तो ये एक तरह से कोर्ट का वो हिस्सा है जहां जज कहते हैं कि बस बहुत हुआ, हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि 10 साल पहले किसने किसको क्या कहा था, हम केवल प्रासंगिक सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एकदम सही। जज उन दस्तावेजों में से कुछ स्पष्ट मुद्दे निकालेंगे, जैसे मुद्दा नंबर 1, क्या विवादित जमीन कानूनी तौर पर रमेश की है? मुद्दा नंबर 2, क्या सुरेश ने उस पर 10 फुट का अवैध निर्माण किया है? और मुद्दा नंबर 3 कि क्या सुरेश उस 50,000 के मुआवजे का हकदार है? बिल्कुल। ये सच में एक मोमेंट है, क्योंकि 90% फालतू का शोर यहीं बाहर हो जाता है और केवल शुद्ध कानूनी लड़ाई बचती है। इश्यूज तय होने के बाद ही यह स्पष्ट होता है कि लड़ाई किस मैदान पर लड़ी जाएगी। कोई भी पक्ष अब इन तय किए गए मुद्दों से बाहर नहीं जा सकता। समझ गई। तो अब जब मैदान और नियम तय हो गए हैं तो समय आता है उन दावों को साबित करने का। ये वो चरण है जो शायद आम लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि इसे ही तो फिल्मों में सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। हाँ, साक्ष्य और गवाहों वाला चरण। दोनों पक्षों को अपने अपने सबूत पेश करने होते हैं, गवाहों की सूची दी जाती है। स्रोत के अनुसार इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं, मुख्य परीक्षण और जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, तो मुख्य परीक्षण वो हिस्सा है जहां रमेश का वकील रमेश के गवाहों से सवाल पूछता है और गवाह अपनी कहानी अदालत को बताता है। ये साक्ष्य पेश करने का पहला कदम है। लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है ना? जी, जब सुरेश का वकील उठकर उस गवाह से सवाल करता है। यही क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा है। फिल्मों में तो वकील गवाह पर चिल्लाते हैं, उसे रुला देते हैं, तारीख पर तारीख वाला डायलॉग मारते हैं। क्या असल जिंदगी में भी क्रॉस एग्जामिनेशन इतना ही नाटकीय होता है? असल जिंदगी में ये नाटकीय से ज्यादा रणनीतिक होता है। कानूनी हलकों में कहा जाता है कि जिरा सत्य को बाहर लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसकी कोई काट नहीं है। वो कैसे? देखिए,
मुख्य परीक्षण में तो गवाह वो बोलता है जो उसे उसके वकील ने सिखाया है। वो एक तैयार की गई सुरक्षित कहानी होती है। लेकिन जिरह के दौरान विरोधी वकील बहुत ही तीखे, घुमावदार और अप्रत्याशित सवाल पूछता है। मतलब उसे फंसाने की कोशिश करता है। वो गवाही में मौजूद विसंगतियों, झूठ या गवाह के छिपे हुए इरादों को उजागर करने की कोशिश करता है। अगर गवाह झूठ बोल रहा है तो एक कुशल वकील की जिरह के दौरान उसका टिके रहना लगभग असंभव होता है। बाप रे। तो रमेश के गवाहों के बाद सुरेश के गवाहों की भी इसी तरह परीक्षा होगी। और इन सब के बाद एक बहुत ही दिलचस्प चरण आता है, अतिरिक्त साक्ष्य या रिबटल एविडेंस। ये क्या है? ये बहुत ही खास प्रावधान है। मान लीजिए सुरेश के किसी गवाह ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा नया और चौंकाने वाला झूठ बोल दिया जिसकी रमेश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो क्या रमेश को पलटवार करने का कोई मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और रिबटल एविडेंस का यही काम है। अगर विरोधी पक्ष ने कोई ऐसा साक्ष्य या तथ्य पेश किया है जो बिल्कुल नया या अप्रत्याशित है, तो अदालत दूसरे पक्ष को उसे गलत साबित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लाने की अनुमति दे सकती है। अरे, ये तो किसी कड़े टेनिस मैच की तरह लगता है। टेनिस मैच? वो कैसे? मतलब सुरेश ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और तेज शॉट खेला जो रमेश के सिर के ऊपर से जाने वाला था, लेकिन कोर्ट रमेश को रैकेट घुमाने और एक आखिरी रिटर्न वॉली मारने का मौका देता है ताकि वो स्थिति को संभाल सके। वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब इससे पहले कि खेल खत्म हो, ये अंतिम पलटवार है ताकि स्थिति पूरी तरह साफ हो सके। एकदम। अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पक्ष अचानक किए गए वार से हार ना जाए और किसी भी तथ्य को लेकर कोर्ट के मन में संदेह ना रहे। हर दावे का जवाब देने का उचित अवसर मिलना ही तो न्याय की निशानी है। और जब ये टेनिस मैच खत्म हो जाता है, सारे गवाह अपनी बात कह लेते हैं और सारे दस्तावेज अदालत की मेज पर आ जाते हैं, तो बारी आती है वकीलों के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी अंतिम बहस की। जी, अंतिम बहस। मुझे हमेशा लगता था कि अंतिम बहस वकीलों का वो मौका होता है जहां वे बहुत भावुक भाषण देते हैं, जज को दया या क्रोध के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन स्रोत पढ़ने के बाद मेरा ये भ्रम पूरी तरह टूट गया। और ये बहुत अच्छा हुआ कि भ्रम टूट गया, क्योंकि अदालतें भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और कानून पर चलती हैं। अंतिम बहस एक बहुत ही तार्किक और बौद्धिक अभ्यास है। मतलब कोई मेलोड्रामा नहीं, बिल्कुल नहीं। वकील भावुक नहीं होते, बल्कि वो अदालत के सामने पूरे केस का एक ढांचा पेश करते हैं। वे जज को समझाते हैं कि कैसे गवाहों के बयान और पेश किए गए दस्तावेज उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, मिसालें या प्रेसिडेंट्स। ये मिसालें वास्तव में कैसे काम करती हैं? क्या वकील किसी पुरानी कहानी का उदाहरण देते हैं? मिसालें कोई पुरानी लोक कथाएं नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पिछले फैसले होते हैं जो अब कानून बन चुके हैं। अच्छा, तो पिछले केस का रेफरेंस देते हैं। जी। उदाहरण के लिए रमेश का वकील जज से कह सकता है कि माय लॉर्ड, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल ऐसा ही मामला देखा था जहां एक पड़ोसी ने जमीन पर कब्जा किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्माण को अवैध माना था। समझ रही हूं। इस अदालत पर भी बाध्यकारी है। वकील का काम यह साबित करना होता है कि जो कानून उस पुरानी मिसाल में लागू हुआ था वही रमेश के मामले पर भी पूरी तरह फिट बैठता है। ये तो तर्क और कानून का एक जटिल ताना बाना बुनने जैसा है। बिल्कुल। ये बहुत ही आकर्षक है। यानी वकील जज को बता रहा है कि कानून पहले से ही स्पष्ट है, बस आपको उसे इन तथ्यों पर लागू करना है। तो इसके बाद जब वकीलों की ये तार्किक कसरत खत्म हो जाती है तो गेंद जज के पाले में चली जाती है। हाँ, अब अदालत का काम शुरू होता है। और यहाँ हमारी यात्रा अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश करती है, फैसला, डिक्री और उसका पालन। स्रोत के अनुसार बहस खत्म होते ही जज तुरंत फैसला नहीं सुनाते। नहीं, इसे जजमेंट रिजर्व करना कहते हैं। जज सारा डेटा लेते हैं और अपने चेंबर में शांति से फैसला लिखते हैं और फिर एक तय तारीख को वो फैसला खुले कोर्ट में सुनाया जाता है। तो ये जजमेंट या फैसला असल में होता क्या है? जजमेंट वो दस्तावेज है जो केस की पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालता है। जज उसमें विस्तार से लिखते हैं कि रमेश और सुरेश की लड़ाई क्या थी, क्या मुद्दे तय किए गए थे, किस गवाह पर अदालत ने विश्वास किया और किस पर नहीं किया। मतलब पूरा विवरण। जी। जज ये भी बताते हैं कि उन्होंने किन कानूनी मिसालों का पालन किया। ये सिर्फ रमेश जीता और सुरेश हारा नहीं होता, ये इस बात का पूरा विस्तृत तर्क होता है कि अदालत इस नतीजे पर क्यों पहुंची। ये दस्तावेज दर्जनों या सैकड़ों पन्नों का भी हो सकता है। और इसके ठीक बाद एक शब्द आता है जिसने मुझे बहुत कंफ्यूज किया, डिक्री तैयार करना। जब 100 पन्नों का जजमेंट आ गया, सारी कहानी समझ आ गई, तो ये डिक्री क्या नई चीज है? क्या जजमेंट और डिक्री दोनों एक ही बात नहीं है? ये कानूनी दुनिया की सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। जजमेंट और डिक्री
दोनों एक ही चीज नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या है? जैसा कि हमने चर्चा की, जजमेंट वो विस्तृत तर्क है जो बताता है कि फैसला क्यों लिया गया। इसके विपरीत डिक्री वो संक्षिप्त 1 या 2 पन्ने का एक्शन प्लान है जो सीधे तौर पर यह बताता है कि किसे क्या करना है। अच्छा, मतलब डिक्री में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये एक ऑपरेशनल दस्तावेज है जिसे वास्तव में लागू किया जाना है। थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना। रमेश और सुरेश के मामले में डिक्री कैसी दिखेगी? देखिए, जजमेंट में तो ये पूरी व्याख्या होगी कि रमेश के जमीन के कागजात सही क्यों पाए गए और सुरेश का कब्जा अवैध कैसे साबित हुआ। लेकिन डिक्री में सिर्फ सीधा ऑर्डर होगा। कैसा ऑर्डर? जैसे कि प्रतिवादी सुरेश को आदेश दिया जाता है कि वो 30 दिन के भीतर रमेश की जमीन से अपनी दीवार हटाएं और रमेश को कानूनी खर्चों के रूप में 20,000 रुपए का भुगतान करें। बस, डिक्री वो निचोड़ है जिस पर एक्शन लेना होता है। ओ, अब पूरी तरह समझ में आ गया। जजमेंट थ्योरी है और डिक्री उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन असली दुनिया तो बहुत टेढ़ी है ना। क्या होगा अगर सुरेश वो डिक्री पढ़कर भी अपनी दीवार ना हटाए? वो कहते कि कागज का टुकड़ा ही तो है, जो करना है कर लो। क्या रमेश को फिर से एक नया केस लड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत अपने आदेशों का मजाक नहीं उड़ने देती। इसके लिए एक अलग प्रक्रिया है जिसे निष्पादन याचिका या एग्जीक्यूशन पिटिशन कहते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूशन पिटिशन। हाँ, अगर हारने वाला पक्ष यानी सुरेश डिक्री का पालन नहीं करता है तो रमेश कोर्ट में यह याचिका दायर करता है। तब अदालत सिर्फ आदेश देने के मूड से बाहर आकर एक्शन के मूड में आ जाती है। एक्शन से आपका मतलब क्या है? क्या कोर्ट खुद आकर दीवार तोड़ेगा? एक तरह से हाँ। कोर्ट के पास अपने आदेश लागू करवाने की भारी शक्तियां होती हैं। कोर्ट पुलिस की मदद से बलपूर्वक वो दीवार गिरवा सकता है। सच में? बिल्कुल। और उसका खर्च भी सुरेश से वसूल सकता है। अगर सुरेश पैसे नहीं दे रहा है तो कोर्ट उसके बैंक खाते को सीज कर सकता है, उसकी कार या संपत्ति कुर्क कर सकता है, और अगर फिर भी वो अदालत की अवमानना करता है तो उसे सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। अदालत की डिक्री किसी भी कीमत पर लागू करवाई जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली व्यवस्था है। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरे मन में। जज भी तो इंसान ही है ना। हो सकता है कि जज से रमेश और सुरेश के मामले को समझने में कोई गलती हो गई हो, और अगर सुरेश को लगता है कि जजमेंट पूरी तरह से गलत है और उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके पास क्या रास्ता है? न्याय प्रणाली ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। अगर कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट है तो उसके पास ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार है। इसे अपील कहते हैं। अच्छा, तो अपील की जा सकती है? जी, सिविल जज के फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में, वहां से हाई कोर्ट में और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। अपील का अधिकार न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व है। यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालत की किसी भी कानूनी त्रुटि को सुधारा जा सके। और इस तरह एक लंबी यात्रा के बाद हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब कोई भी अपील बाकी नहीं रहती या सर्वोच्च अदालत अपना अंतिम फैसला सुना देती है, तो केस हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हाँ, और डिक्री लागू हो जाती है। रमेश और सुरेश का विवाद आखिरकार सुलझ जाता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि कानूनी प्रक्रिया कोई डरावना ब्लैक बॉक्स नहीं है। बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत ही पारदर्शी और तार्किक व्यवस्था है। हाँ, अगर किसी आम नागरिक को ये 18 चरण पता हो तो जब वो अपने वकील के सामने बैठता है तो वो डरेगा नहीं। उसे पता होगा कि उसका केस इश्यूज फ्रेमिंग पर है या क्रॉस एग्जामिनेशन के दौर से गुजर रहा है। ये जानकारी इंसान को सिस्टम में एक आत्मविश्वास देती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एक बार जब प्रक्रिया का तर्क समझ में आ जाता है तो अदालत के चक्कर लगाने का डर काफी हद तक खत्म हो जाता है। नियमों को समझना ये स्पष्ट करता है कि कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए बनाया गया है। ये एकदम पते की बात कही आपने। आज हमने देखा कि एक केस को 18 बहुत ही सख्त और तार्किक चरणों से गुजरना पड़ता है। हमने एक छोटे से जमीन के विवाद के जरिए इस पूरे सिस्टम को खोलकर समझा। लेकिन जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ने का समय आ गया है जो इस पूरी प्रक्रिया के भविष्य पर सवाल उठाता है। वो क्या? जरा सोचिए, आज हमने देखा कि ये प्रक्रिया कितनी तयशुदा है, मतलब पूरी तरह से कदम दर कदम चलती है। लेकिन भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई पूरी तरह से हमारी अदालतों में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या शुरुआती चरण जैसे दस्तावेजों की स्क्रूटनी, जहां रजिस्ट्रार पन्ने पलटकर गलतियां खोजता है, या मुद्दों का निर्धारण जहां जज भावनाओं का शोर हटाकर असली सवाल ढूंढता है, क्या ये काम
एआई द्वारा कुछ ही सेकंडों में किए जा सकेंगे? तकनीक तो बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या तकनीक इन 18 चरणों की लंबी और थकाऊ यात्रा को बिना अपनी निष्पक्षता और सटीकता खोए बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे सकती हैं? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।